हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीइंग पहाड़ी में। तो यहाँ पर उत्तराखंड की सीरीज चल रही थी दोस्तों, एक क्लास आ चुकी है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें और उसको ज़रूर देखें दोस्तों। आने वाले एग्ज़ाम जैसे आबकारी हो गया, आरओ हो गया और पीसीएस प्री हो गया जैसे, और एसआई का एग्ज़ाम हो गया, उनके लिए यह इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगी दोस्तों। और एलटी की एग्ज़ाम में भी जो हिंदी जो उत्तराखंड पूछी जानी है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों आपको अच्छे से उत्तराखंड को कवर करके चलना है, क्योंकि उत्तराखंड 40 नंबर की आती है उत्तराखंड के एग्ज़ाम में। तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है वहाँ पर स्कोर गेन करने में दोस्तों। तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए आपका यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों, टिहरी में नया राज दरबार नामक एक राजप्रसाद का निर्माण किसने कराया था? तो राजप्रसाद दोस्तों किसके लिए कहते थे दोस्तों? जो सिंहासन होता था राजप्रसाद, उसी के लिए कहते थे। तो दोस्तों जो टिहरी में जो राजधानी थी, पंवार शासकों की राजधानी, तो सबसे पहले किसने बसाई थी दोस्तों टिहरी में? तो टिहरी में बसाई थी दोस्तों सुदर्शन शाह ने। जब तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने श्रीनगर वाले भाग को अपने पास ले लिया, और जो वहाँ पर सुदर्शन शाह अल्पवयस्क थे दोस्तों उस टाइम पे। सुदर्शन शाह जब प्रद्युमन शाह की गोरखाओं द्वारा हत्या की गई थी यहाँ पर खुड़बुड़ा के मैदान देहरादून में। तो खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 14 मई 1804 को हुआ था, एक निर्णायक युद्ध। और यहाँ पर देख लेते हैं, टिहरी में नया दरबार नामक एक राजप्रसाद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो एक पहला ऑप्शन है कीर्ति शाह, दूसरा है सुदर्शन शाह, तीसरा है भवानी शाह और चौथा है नरेंद्र शाह। तो दोस्तों जो पुराना दरबार था दोस्तों टिहरी में, पुराना दरबार, तो उसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों? ये कराया था सुदर्शन शाह ने। अब देख लेते हैं, जो नया दरबार राजप्रसाद का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? ये कराया था कीर्ति शाह ने। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? कीर्ति शाह। अब देख लेते हैं कब कराया इन्होंने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो नया दरबार नामक राजप्रसाद था दोस्तों, वो 1891 के आसपास ये टिहरी में नया राज दरबार था जो राजप्रसाद, उसका निर्माण कीर्ति शाह ने कराया था। और पुराना दरबार ये 1848 हो जाएगा दोस्तों। 1848 में किसने कराया था इसका निर्माण? ये कराया था सुदर्शन शाह ने। तो दोनों आपको याद रख लेना है दोस्तों। कीर्ति शाह हो गया, सुदर्शन शाह हो गया। भवानी शाह कौन थे दोस्तों? तो भवानी शाह थे यहाँ पर सुदर्शन शाह के पुत्र, जो कि इनके बड़े भाई कौन थे दोस्तों? तो शेर शाह थे दोस्तों, जो कि शेर शाह अयोग्य शासक हुआ और उसके बाद भवानी शाह को गद्दी पर बिठाया गया। तो भवानी शाह को अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि ऐसा कौन सा पंवार शासक था जो अंग्रेजों की सहायता से राजगद्दी पर बैठा, तो वो कौन था दोस्तों? वो था भवानी शाह। और उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे। तो हेनरी रैमजे उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर ही संभाल रहे थे। तो उनकी मदद से यहाँ पर जो भवानी शाह थे गढ़वाल के शासक, उनकी मदद से इन का राज्यरोहण किया गया दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और नरेंद्र शाह कौन थे दोस्तों? जिन्होंने नरेंद्र नगर की स्थापना करी थी दोस्तों। कब की थी? 1921 में इन्होंने स्थापना कर दी थी, और 1925 में इस्टेब्लिश हो गई थी यहाँ पर राजधानी। कब? 1925 में। तो 1925 में नरेंद्र नगर जो टिहरी में पड़ता है दोस्तों, जो आनंदा स्पा के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, तो पहले ही नरेंद्र शाह का ही महल था दोस्तों। तो 1925 में यहाँ पर राजधानी बसाई गई थी। तो आपको इतने सारे फैक्ट यहाँ पर याद रख लेने, जितने भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए यहाँ पर दोस्तों। अगले दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, कुमाऊं के कमिश्नर को टिहरी रियासत में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रतिनिधि कब बनाया गया? तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन है दिसंबर 1842, दूसरा है यहाँ पर दिसंबर 1841, तीसरा है दिसंबर 1942 या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पर ला रखे हैं सारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों। आपको अच्छे से रिवाइज करके चलना है, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर। दोस्तों इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। दिसंबर 1842 में जो टिहरी रियासत में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रतिनिधि कब बनाया गया दोस्तों? ये बनाया गया 1842 में। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रख लेना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, कुली एजेंसी के गठन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? पहला है एम शेक्सपियर, दूसरा है जेई कैंपबेल, तीसरा ऑप्शन है जेई अर्स्किन और चौथा है एलएम स्टब्स। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शनों को। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं दोस्तों कि कुली एजेंसी का गठन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1908 में। और किसने करी थी कुली एजेंसी की स्थापना? तो कुली एजेंसी की स्थापना करी थी दोस्तों जोध सिंह नेगी ने। तो जोध सिंह नेगी ने किसकी स्थापना करी थी? कुली एजेंसी। जो यहाँ पर कुली उतार कितने टाइप की उस टाइम पे दोस्तों, जो कुली बेगार थे वो कितने टाइप की थी दोस्तों? तो 3 टाइप की थी दोस्तों। कौन कौन सी थी?
एक थी कुली उतार, कुली बर्दायश, कुली उतार, कुली बर्दायश और कुली कुली बेगार। तो 3 टाइप की थी दोस्तों। और तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर। तो कुली एजेंसी के गठन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे दोस्तों? ये थे जेई कैंपबेल। तो दोस्तों कैंपबेल हो जाएंगे। और कैंपबेल उस टाइम पे जो कैंपबेल आया था यहाँ पर जो कुमाऊं कमिश्नरी के रूप में, तो उस टाइम पे टिहरी शासक कौन था दोस्तों? तो उस टाइम पे टिहरी शासक था कीर्ति शाह। तो इन्हीं के समय कैंपबेल बोर्डिंग हाउस बना था दोस्तों टिहरी में। तो कीर्ति शाह के समय बना था ये कैंपबेल की मदद से। तो दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन है जेई अर्शकिन। तो अर्शकिन कब था दोस्तों? इस यहाँ से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। 1891 में जब 2 जिलों में डिवाइड हो गया था दोस्तों। पहले तो अल्मोड़ा जिला था ओनली, और उसके बाद जब नैनीताल का गठन हुआ तो दोस्तों कब हुआ? 1891 में। तो यूकेपीएससी ने एक बार क्वेश्चन बना दिया था यहीं से, यूके ने सॉरी, कि नैनीताल जनपद का विभाजन, अल्मोड़ा जनपद का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1891 में। यहाँ से नैनीताल का गठन हुआ था दोस्तों 1891 में। तो उस टाइम पे जेई अर्शकिन थे दोस्तों वहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की थी? पहला ऑप्शन है 1915, दूसरा है 1917, तीसरा है 1916, चौथा है 1918। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उनका आगमन कब हुआ दोस्तों? आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की थी दोस्तों? तो गांधी जी ने देहरादून की यात्रा करी थी दोस्तों 1916 में। और अगर 1915 आ गए दोस्तों तो ये हरिद्वार की यात्रा की थी दोस्तों। सबसे पहले उत्तराखंड में अगर ऐसा आएगा कि गांधी जी सबसे पहले उत्तराखंड की यात्रा कब करी थी दोस्तों? तो वो करी थी 1915 में। क्योंकि जब हरिद्वार में कुंभ का मेला हो रहा था दोस्तों, उस टाइम पे गांधी जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी दोस्तों यहाँ पर हरिद्वार में सबसे पहले 1915 में। और 1916 में कहाँ है दोस्तों? तो देहरादून में। आपको इंपॉर्टेंट याद रख लेना, क्योंकि दोस्तों देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब करी थी दोस्तों। आपको अच्छे से याद रख लेना है 1916 में। तो एक बार यूकेपीएससी ने पटवारी के पेपर में शायद ये प्रश्न बना, पुलिस कांस्टेबल था उसके पेपर में एक प्रश्न बना दिया था दोस्तों कि गांधी जी, नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों, उन्होंने दुगड्डा कब आए थे दोस्तों? दुगड्डा कब आए? दुगड्डा जो राजनैतिक जितने भी सम्मेलन होते थे दोस्तों उस टाइम पे, जब आज़ादी के टाइम पे, तो दुगड्डा यहाँ पर एक मुख्य जगह थी उस टाइम पे। तो दोस्तों दुगड्डा कब आए थे दोस्तों? तो परीक्षावाणी के हिसाब से देखें दोस्तों 1930 दिया गया है, जबकि बिनसर बुक में 1936 दिया गया है दोस्तों। तो आपको अगर ऑप्शन में कोई भी आ जाए तो दोस्तों आपको टिक मार लेना है, कंसीडर कर लेना है आंसर को, या तो 1936 या तो 1930। तो दोस्तों आपको दोनों में से दोनों याद रखने हैं, क्योंकि कोई भी आ सकता है एग्जाम में। तो यूकेपीएससी ने तो 1936 माना था दोस्तों। तो उसने बिनसर बुक का ज़्यादा रेफरेंस लेता है दोस्तों यूकेपीएससी। अगर यूके की देखें दोस्तों तो उसका तो कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ से प्रश्न पूछ देगा, कौन सा आंसर देगा, कुछ पता नहीं है दोस्तों। तो आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर। अगला और 5वां प्रश्न है दोस्तों, पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है 1967 में, दूसरा ऑप्शन है 1972, सी ऑप्शन है 1973, चौथा है 1969। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा। तो पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1973 में। अगर ऐसा प्रश्न बन गया दोस्तों कि पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था, पर्वतीय राज्य परिषद, तो पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था दोस्तों 1967 में। और किसने किया था दोस्तों? करी थी पर्वतीय राज्य परिषद की, तो दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में इस परिषद का गठन किया गया था दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है कि पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसने किया था दोस्तों? ये किया था दया कृष्ण पांडे ने। और कहां पर एक जनसभा के अंतर्गत हुआ था दोस्तों? तो रामनगर में दोस्तों। इसका आपको अच्छे से याद रख लेना है, रामनगर जो कि नैनीताल में पड़ता है, तो रामनगर में हुआ था दोस्तों पर्वतीय राज्य परिषद का गठन। कब हुआ था? 25 जून। अगर विद डेट आ गया दोस्तों तो आपको याद रख लेना है 25 जून 1967 में दोस्तों इसका गठन हो गया था। और इसको पृथक पर्वतीय राज्य परिषद कब बनाया गया दोस्तों? तो यहाँ पर जो प्रश्न भी है 1973 में इसको पृथक पर्वतीय राज्य परिषद बनाया गया था दोस्तों। और 2 सांसद थे दोस्तों उस टाइम पे, जो प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट, इनको इसमें शामिल कर दिया गया था और इसका नाम पृथक पर्वतीय राज्य परिषद कर दिया गया था दोस्तों। तो आपको दोनों नाम याद रख लेना है कि इसका जब पुनर्गठन किया गया था तो कौन से ऐसे 2 सांसद थे जो इसमें शामिल हुए थे दोस्तों? तो एक थे प्रताप सिंह नेगी और दूसरे थे नरेंद्र सिंह बिष्ट। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रख लेना है जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर। और दोस्तों और ऑप्शन भी देख लेते हैं यहाँ पर, जितने भी और ऑप्शन दे रखे हैं। तो
प्रश्नों को ऐसे ही डिजाइन कर रखा है यहाँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर 1972 में क्या हुआ था। तो 7 जून 1972 दोस्तों, विद डेट आपको याद रखना है क्योंकि यूके SSSC विद डेट पूछ लेता है दोस्तों। अगर हार्ड प्रश्न पत्र बन गया तो दोस्तों आपको विद डेट भी याद रखना है। 7 जून 1972 में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद थी दोस्तों, उसका गठन कब हुआ था? 7 जून 1972 को। क्यों अगर उद्देश्य पूछा जाएगा दोस्तों कि उत्तरांचल परिषद का गठन क्यों किया गया था, तो स्थानीय समस्याओं पृथक राज्य के लिए संघर्ष करने हेतु कि उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों जो 1969 दिया गया है दोस्तों, इसमें पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया गया था दोस्तों। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का, पर्वतीय राज्य परिषद, इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? पर्वतीय विकास परिषद, सॉरी दोस्तों, पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो पर्वतीय विकास का गठन किया गया था दोस्तों 1969 में। तो आपको ये भी याद रख लेना है कि पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में। और 1973 में क्या हुआ था दोस्तों? पृथक पर्वतीय राज्य परिषद। 1972 में ये हुआ था उत्तरांचल परिषद का गठन। 1967 में क्या हुआ था दोस्तों? ये जो इसका पर्वतीय राज्य परिषद था दोस्तों, इसका गठन किया गया था दोस्तों। तो अध्यक्ष तो मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, और उपाध्यक्ष भी आपको याद रख लेना है। गोविंद सिंह मेहरा इसके उपाध्यक्ष थे पर्वतीय राज्य परिषद के, और महासचिव नारायण दत्त सुंदरियाल जी थे। तो दोस्तों आपको उपाध्यक्ष और महासचिव भी याद रख लेना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और छठवां प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटन केंद्र कहाँ हैं? पहला ऑप्शन है मध्य हिमालय, दूसरा है यहाँ पर शिवालिक, तीसरा है महान हिमालय, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल कौन से हिमालय में है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक में ही सर्वाधिक पर्यटक स्थल है दोस्तों। हालांकि हमको देखने को ज्यादातर मध्य हिमालय में मिलते हैं दोस्तों, तो हमको परीक्षावाणी के हिसाब से यहाँ पर शिवालिक दिया गया है दोस्तों। तो आपको परीक्षावाणी का ही रेफरेंस लेना है दोस्तों, आयोग वहीं से प्रश्न बनाता है। तो सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल कहाँ है दोस्तों? तो ये है शिवालिक श्रेणी में। मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय में कौन कौन से दोस्तों, जैसे मसूरी हो गया, तो ये मध्य हिमालय में पड़ता है, तो पर्यटक स्थल है जहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट विजिट करते हैं दोस्तों। तो मध्य हिमालय में मसूरी पड़ जाता है। फिर आपका जो रानीखेत है, तो रानीखेत भी मध्य हिमालय क्षेत्र में आता है, तो रानीखेत भी एक अच्छा पर्यटक स्थल है दोस्तों। तो हमको जितने भी यहाँ पर फेमस पर्यटक स्थल मिलते हैं वो ज़्यादातर मध्य हिमालय में मिलते हैं। तो दोस्तों मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में ही बोलेंगे इनको। तो जो यहाँ पर बुक का रेफरेंस लिया गया दोस्तों, वहाँ पर शिवालिक की ज़्यादातर दिया गया है दोस्तों। तो शिवालिक आपको राइट आंसर मानना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न है, अक्टूबर 2000 में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा कौन से स्थान पर खबरदार रैली का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। पहला है अल्मोड़ा जिला, दूसरा है यहाँ पर हल्द्वानी, तीसरा है देहरादून और चौथा है दुगड्डा। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि खबरदार रैली का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खबरदार रैली का आयोजन कब किया गया था दोस्तों। तो अगर ऐसा प्रश्न बन गया कि किसके द्वारा खबरदार रैली का आयोजन किया गया दोस्तों, संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। समिति का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया था 11-12 जनवरी। आपको दोस्तों विद डेट याद रखना है, 11-12 जनवरी 1989 को किया गया था दोस्तों संयुक्त संघर्ष समिति का गठन। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो द्वारिका प्रसाद उनियाल जी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, समिति के अध्यक्ष। तो दोस्तों आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं याद रखने हैं दोस्तों आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और 8वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड प्रदेश पुस्तक किसने लिखी? तो उत्तरांचल प्रदेश पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? उत्तरांचल नाम से एक पुस्तक निकाली थी दोस्तों। तो किसने निकाली? पहला ऑप्शन है भगत सिंह कोश्यारी, दूसरा है यहाँ पर निशंक जी जो हमारे सांसद भी हैं दोस्तों, तीसरा है शेखर पाठक, चौथा है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है कि इसका कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भगत सिंह कोश्यारी जी ने ही उत्तरांचल प्रदेश की पुस्तक लिखी थी दोस्तों। और भगत सिंह कोश्यारी जी कौन थे दोस्तों? तो हमारे प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? ये थे भगत सिंह कोश्यारी जी। तो ये अंतरिम सरकार में 2 सीएम बने थे दोस्तों। पहले थे नित्यानंद स्वामी जी और दूसरे कौन थे दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी जी, जो कि बाद में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी बने थे। और निशंक जी की 1-2 बुक बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको। तो निशंक जी ने, अगर भीड़ साक्षी है दोस्तों, भीड़ साक्षी है किसकी पुस्तक है दोस्तों? भीड़ साक्षी है निशंक जी की पुस्तक। अगर ऐसा आ जाएगा दोस्तों कि समय साक्षी है, तो समय साक्षी किसकी है दोस्तों? तो समय साक्षी है हिमांशु जोशी जी जो हमारे राइटर भी हैं। तो हिमांशु जोशी जी ने क्या लिखा हुआ है? समय साक्षी। भीड़ साक्षी निशंक जी ने। अगर हिमालय साक्षी आ जाएगा दोस्तों तो महावीर प्रसाद गैरोला जी ने लिखी। तो आपको तीनों याद रख लेने हैं। और शेखर पाठक जी से देख लेते हैं। शेखर पाठक एशिया की पीठ पर किसने लिखी थी दोस्तों? तो ये लिखी थी शेखर पाठक और उमा भट्ट ने लिखी थी दोस्तों एशिया की पीठ पर। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
और किसके ऊपर है दोस्तों ये, तो ये नयन सिंह रावत जी के ऊपर है। एशिया की पीठ पर किसके ऊपर है दोस्तों ये बुक, तो आपको ये भी याद रख लेना है, नयन सिंह रावत जी जो पर्वतारोही थे दोस्तों, तो उनको मौलिक पंडित की उपाधि भी दी जाती है उत्तराखंड में। तो मौलिक पंडित कौन है दोस्तों, तो ये है नयन सिंह रावत जी, और इनके ऊपर ही एशिया की पीठ पर पुस्तक लिखी गई है शेखर पाठक और उमा भट्ट जी के द्वारा। तो शेखर पाठक की एक दो बुक और बता देता हूँ। हरी भरी उम्मीद किसकी है दोस्तों, जो फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में बना था दोस्तों कि हरी भरी उम्मीद किसी पुस्तक है दोस्तों, तो ये किसकी पुस्तक है, ये है शेखर पाठक जी की पुस्तक। तो दोस्तों आपको ये भी याद रख लेना है। तो मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे फैक्ट बता दिए, आपको सारे याद रख लेने दोस्तों। प्रश्न देख लेते हैं, भाजपा सरकार ने अस्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन कब किया था। पहला ऑप्शन है 11 जनवरी 2001, दूसरा है यहाँ पर 11 फरवरी 2002, तीसरा है 11 मार्च 2001 और चौथा है 17 अगस्त 2008। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 जनवरी 2001 को ही भाजपा सरकार ने अस्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन कर दिया था दोस्तों, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों 10वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया गया है दोस्तों, स्तर पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले घटते क्रम में क्रमशः हैं। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, दूसरा है उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़, और बी ऑप्शन है उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चमोली, और डी ऑप्शन है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत। तो दोस्तों आपको राइट आंसर का चयन करना है कि इसमें से कौन सा हो जाएगा इसका जो वन क्षेत्रफल वाले जिले घटते क्रम में। तो दोस्तों ये 21वीं वन रिपोर्ट के आधार पर ये आंकड़े यहाँ पर आए हैं दोस्तों, जो कि परीक्षावाणी में दिए गए हैं। 17वीं वन रिपोर्ट दोस्तों जो कि 2021 में आई थी, 17वीं वन रिपोर्ट। और वन रिपोर्ट कब जारी होती है दोस्तों, 2 साल के अंतराल में ही वन रिपोर्ट जारी होती है, 2 साल में। और सबसे पहले वन रिपोर्ट कब आई थी दोस्तों, तो सबसे पहले आई थी, पहली वन रिपोर्ट आई थी 1987 में। और किसके द्वारा की जाती है दोस्तों वन रिपोर्ट जारी, तो ये की जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये है देहरादून में। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये देहरादून में है। और 1987 से ही वन रिपोर्ट जारी की जाती है 2 वर्ष के अंतराल में। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शनों को। तो यहाँ पर पहला दिया गया है रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़। तो वन क्षेत्रफल वाले जिले घटते क्रम में बताने हैं दोस्तों हमको, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा परीक्षावाणी के अनुसार दोस्तों। पहला है उत्तरकाशी, दूसरा है पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी। वैसे तो हमको देखने को जब ऐसे प्रश्न मिलता है कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो पौड़ी होता है दोस्तों। वहाँ पर परीक्षावाणी में ये दिया गया है दोस्तों सीरियल वाइज, तो आपको इसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। परीक्षावाणी का अगर रेफरेंस लेता है आयोग तो आपको ये भी याद रखना है, अगर पूछ लेगा ऐसे कि वन क्षेत्रफल सर्वाधिक किसका है, तो वहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो जो खुले वन हो गया, एक अति सघन वन हो गया और एक सघन वन हो गया दोस्तों। तो जो सर्वाधिक सघन वन है दोस्तों वो है नैनीताल में, और जो खुले वन है सबसे ज़्यादा वो है पौड़ी में, और मध्यम सघन वन भी नैनीताल में है दोस्तों। तो आपको ये भी याद रखना है। अब देख लेते हैं घटते क्रम में कौन कौन से दोस्तों। तो सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले घटते क्रम में बताने हैं दोस्तों आपको। तो घटते क्रम में देखते हैं यहाँ पर सर्वाधिक सबसे कम किसमें है और उसके बाद किसमें है। तो ये बढ़ते क्रम में हो जाएगा दोस्तों, ना कि घटते क्रम में। तो ऑप्शन नंबर डी वाला है जो, ये इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये बढ़ते क्रम में हो जाएगा दोस्तों, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, फिर चंपावत। तो ये परीक्षावाणी के अनुसार ही दिया गया है दोस्तों। अब देखते हैं प्रतिशत के आधार पर। तो प्रतिशत के आधार पर दोस्तों 4 जिले बढ़ते क्रम में कौन कौन से हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा प्रतिशत के आधार पर बढ़ते क्रम में। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। और दोस्तों आपको एक और भी याद रखना है कि जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो 1% में 4 जिले घटते क्रम में तो कौन से हैं, तो रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़ दोस्तों ये हैं घटते क्रम में। रुद्रप्रयाग हो गया, उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया, पिथौरागढ़ हो गया। तो दोस्तों मैंने सारे ऑप्शन बता दिए हैं आपको। और एक और भी देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रश्न में दिया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किसने किया था। तो दोस्तों जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई थी। पवनार आश्रम से महाराष्ट्र से गांधी जी ने शुरू करी थी दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो यहाँ पर लीड तो गांधी जी कर रहे थे, पर जो पहले यहाँ पर सत्याग्रही थी दोस्तों वो कौन थे, वो थे विनोबा भावे जी। विनोबा भावे थे पहले सत्याग्रही, दूसरे थे JL नेहरू जी और तीसरे थे ब्रह्मदत्त।
तो सेंटर लेवल की बात करें तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत इन लोगों ने करी। और अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यहाँ पर, दुर्गादत्त जोशी जी, इन्होंने ही व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी उत्तराखंड से। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न स्वतंत्रता आंदोलन से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। दुर्गादत्त जोशी जी आपको याद रख लेना है। और जोत सिंह नेगी कौन थे दोस्तों? तो जोत सिंह नेगी जी कुली एजेंसी की स्थापना करी थी दोस्तों। इन्होंने कुली एजेंसी, जो कि 1908 में इस्टेब्लिश हुई थी, कुली एजेंसी, जो उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा चल रही थी अंग्रेजों के द्वारा, तो इसको समाप्त करने के लिए यहाँ पर एक मुहिम चलाई जा रही थी दोस्तों। तो जो जोत सिंह नेगी थी उनके द्वारा ही कुली एजेंसी का गठन किया गया था दोस्तों, जोत सिंह नेगी जी के द्वारा। और अगर ऐसा प्रश्न बन गया कि कुली एजेंसी का समापन कब हुआ दोस्तों पूर्णतः, तो ये हुआ था 1923 में। 1923 में, हालांकि 1921 में 13-14 जनवरी दोस्तों, 13-14 जनवरी ये प्रश्न बन भी रखा है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 13-14 जनवरी सरयू नदी के तट पर, जो कि बागेश्वर में है दोस्तों, कुली बेगार रजिस्टर बहाने का संकल्प लिया था दोस्तों। तो ये कब संकल्प लिया था दोस्तों? 13-14 जनवरी, ये हुआ था 1921 को। तो 1921 को उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा का समापन हो गया था दोस्तों, 1921 में। तो अगर ऐसा प्रश्न बन गया कि कुली एजेंसी का समापन कब हुआ था दोस्तों, तो इसमें प्रोसेस होते होते 2 साल और लग गए दोस्तों, और पूर्णतः 1923 में कुली एजेंसी खत्म हो गई थी दोस्तों। और इसके अंतिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो थे शालिग्राम सिंह। तो शालिग्राम सिंह आपको याद रखना है कि अंतिम अध्यक्ष कौन सा है। अगली बार पूछ लेगा कि कुली एजेंसी का अंतिम अध्यक्ष कौन था दोस्तों, तो वो था शालिग्राम सिंह दोस्तों। तो आपको याद रखना है अच्छे से। और अब देख लेते हैं यहाँ पर अगला ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर डी, बिस्नी देवी शाह जी। तो बिस्नी देवी शाह जी के बारे में जान लेते हैं। तो बिस्नी देवी शाह जी कौन थी दोस्तों? तो बिस्नी देवी शाह जी भी उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानी थी दोस्तों। जब स्वतंत्रता आंदोलन चरम सीमा पर था उस टाइम पे, आज़ादी के टाइम पे, तो बिस्नी देवी शाह जी, जब नमक सत्याग्रह चल रहा था भारत में, संपूर्ण भारत में, तो बिस्नी देवी शाह जी उत्तराखंड से लीड कर रही थी दोस्तों। तो इन्होंने अल्मोड़ा नगर पालिका पर सबसे पहले झंडा किसने फहराया था दोस्तों? तो एक फहराया था बिस्नी देवी शाह जी ने। अल्मोड़ा नगर पालिका पर सबसे पहले झंडा भी इन्होंने ही फहराया था दोस्तों। तो यहाँ पर उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन हो या राज्य आंदोलन हो, तो उसमें महिलाओं की भी अहम भूमिका रही दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रखना है, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला और 12वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, नदी बेसिनों में सर्वाधिक वन प्रतिशत किसका है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है टॉन्स, दूसरा है कोसी, तीसरा है यमुना और चौथा है काली। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि नदी बेसिनों में सर्वाधिक वन प्रतिशत किसका है दोस्तों। तो ये तो प्रीवियस ईयर में भी बन रखा है दोस्तों कि सर्वाधिक किसका है दोस्तों, ये तो टॉन्स का हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, मैंने प्रश्न ऑप्शनों को ऐसे ही डिजाइन किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो दोस्तों अगर सीरियल में लगाने के लिए आ जाएगा दोस्तों, तो पहला कौन सा हो जाएगा? टॉन्स हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? कोसी हो जाएगा, जो कि अल्मोड़ा और बागेश्वर वाले क्षेत्र में बहती है दोस्तों, कोसी नदी। और तीसरा हो जाएगा यमुना नदी, जो कि उत्तरकाशी से उद्गम होता है बंदरपूंछ ग्लेशियर से। और काली हो जाएगी चौथे नंबर पर दोस्तों, जो कि काला पानी नामक पिथौरागढ़ से उद्गम होता है काली नदी का, जो उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी भी है दोस्तों, काली नदी। तो आपको इसको याद रखना है। आप देख लेते हैं दोस्तों इनकी लंबाई। तो टॉन्स की लंबाई कितनी है दोस्तों उत्तराखंड में? ये हो जाएगी 148 किलोमीटर। तो आपको ये याद रखना है। कोसी की कितनी है दोस्तों? कोसी की है 168। और यमुना नदी की कितनी है दोस्तों? ये है 136 किलोमीटर। और काली की कितनी है दोस्तों? ये तो सर्वाधिक लंबी नदी है दोस्तों, तो ये हो जाएगी 252 किलोमीटर। तो सर्वाधिक लंबी नदी भी काली नदी है दोस्तों। तो आपको चारों याद रखना है। और नदियों के बारे में कभी अगर आगे प्रश्न आएगा तो वहाँ पर बता दूंगा दोस्तों आपको, उनकी लेंथ है वो, उनसे जुड़े फैक्टो दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार कितने प्रतिशत वन विभागाधीन है दोस्तों? तो आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा जारी की जाती है दोस्तों? तो आर्थिक समीक्षा जो है सेंट्रल लेवल की बात करें तो वित्त मंत्रालय द्वारा, और राज्य में भी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। तो दोस्तों उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है? तो वो है प्रेमचंद्र अग्रवाल जी। तो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के द्वारा आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है। तो दोस्तों यूकेपीएससी ज़्यादातर यहीं से आंकड़े उठाता है दोस्तों, जो कि आर्थिक समीक्षा हो या बजट हो आपका, तो वहीं से ज़्यादातर प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रख लेना है कि आर्थिक समीक्षा और बजट से भी सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो आयोग पुराना भी पूछ लेता है, कभी कभी नया भी पूछ लेता है दोस्तों, तो आपको दोनों याद करके चलना है। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कितने प्रतिशत वन विभागाधीन है दोस्तों? तो ये कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो जो परीक्षा वाणी में पहले दिया गया था दोस्तों, वो तो गलत आंकड़ा था दोस्तों कि 71%, तो अब अपडेट हो गया है दोस्तों, तो 68.06%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 विभागों के अंतर्गत आते हैं वन, तो
वन विभाग को तो देख लिया हमने, अब देख लेते हैं राजस्व विभाग। तो राजस्व विभाग के अंतर्गत कितने आते हैं दोस्तों? राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं 12.54%। तो आपको ये भी याद रखना है। अब देख लेते हैं दोस्तों वन पंचायत है, जो वन पंचायतों का गठन कब हुआ था दोस्तों उत्तराखंड में? तो वन पंचायतों का गठन हुआ था जो 1874 का शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट था दोस्तों, उसके अंतर्गत ही 1931 में अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे वन पंचायत अधिनियम आया था दोस्तों। तो वन पंचायत का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1931 को। तो वन पंचायत अभी भी लागू है दोस्तों उत्तराखंड में। तो वन पंचायत के अधीन कितने हैं दोस्तों? तो 18.86% दोस्तों वन पंचायत के अधीन है। अब देख लेते हैं एक और भी है दोस्तों, तो ये है निजी व अन्य संस्थाधीन। तो अन्य संस्थाधीन कितने हैं दोस्तों? तो ये हैं 0.546%। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। तो चारों आंकड़े आपको याद रखने हैं दोस्तों। कभी पूछ लेगा कि इसके अधीन कितने हैं, इसके अधीन कितने हैं, तो आपको सारे याद रख लेने हैं दोस्तों। तो ये वाला प्रश्न हो गया है दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले और 14वें प्रश्न की ओर। राज्य में प्रथम ग्रेड का झूला वनस्पति किस देश को निर्यात किया जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड में कई टाइप की वनस्पतियां पाई जाती हैं दोस्तों, जड़ी बूटियां, जो कि अन्य देशों को यहाँ पर एक्सपोर्ट की जाती है दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है कि कौन सी चीज़ किस देश को एक्सपोर्ट की जाती है दोस्तों। तो राज्य में प्रथम ग्रेड का झूला वनस्पति है, जो जिसको मक्कू छड़ीला के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। मक्कू छड़ीला, तो किसको? झूला घास है जो दोस्तों मक्कू छड़ीला, आपको याद रख लेना है। और इसका निर्यात किस देश को किया जाता है दोस्तों? तो इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, फ्रांस जो देश है उसको यह एक्सपोर्ट किया जाता है दोस्तों झूला वनस्पति। अगर मंडुआ आ जाएगा दोस्तों तो जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है दोस्तों। तो आपको ये भी याद रख लेना है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाएगा दोस्तों कि उत्तराखंड में जायका परियोजना किसके देश के सहयोग से चलाई जा रही है दोस्तों, तो वो जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। और जायका परियोजना जो चाय से संबंधित है दोस्तों, वह जापान के सहयोग से चलाई जा रही है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, दारू हरिद्रा या जरिस्क के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों जितने भी प्रश्न आपको बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एग्जाम में जरूर यहाँ से प्रश्न फंसेंगे दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ आपको अच्छे से याद रख लेने हैं जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। दारू हरिद्रा या जरिस्क के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है हिसालू, दूसरा है किलमोड़ा, तीसरा है ममीरा और चौथा है अमेस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो किलमोड़ा है दोस्तों, ये मधुमेह रोग के लिए भी कारगर है दोस्तों। तो मधुमेह रोग के लिए जो किनगोड़ आपने गांव में खाई भी होगी दोस्तों, जिन्होंने अपना बचपन गांव में बिताया है दोस्तों, उन्होंने किनगोड़ को भी खाया होगा दोस्तों। तो यह किनगोड़ काफ़ी मीठी होती है, तो एक किनगोड़ खा रखी होगी दोस्तों। तो इसको दारू हरिद्रा के नाम से ही जाना जाता है दोस्तों। जो जरिस्क किलमोड़ा है दोस्तों, उसको दारू हरिद्रा के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर हिसालू देख लेते हैं दोस्तों। तो हिसालू क्या है दोस्तों? जो हिसर होती है दोस्तों, आपने गांव में हिसर भी खा रखी होगी दोस्तों, काफ़ी टेस्टी होती है। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देख लेते हैं तीसरा ममीरा। ममीरा क्या चीज़ है? तो दोस्तों जो ममीरा है इसको पीली जड़ी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, और ये पीले रंग की होती है। और ये किसके लिए काम आती है दोस्तों? तो ये आंखों में सूरमा लगाने के काम आता है दोस्तों। लड़कियों के लिए आंखों में सूरमा लगाने के काम क्या आता है दोस्तों? तो ये ममीरा हो जाता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और चौथा है यहाँ पर अमेस। तो अमेस किसके लिए होता है दोस्तों? तो अमेस में लौह तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। यह सौंदर्य प्रसाधन के लिए टॉनिक के रूप में कार्य करता है। तो अमेस हो जाएगा इंपॉर्टेंट। और जो अमेस है दोस्तों, उत्तराखंड में इसे टमाटर के विकल्प के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो टमाटर के विकल्प के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो अमेस को किया जाता है। आपको अच्छे से याद रख लेना है जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। अब देख लेते हैं यहाँ पर 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है दोस्तों, राज्य में जड़ी बूटी का संग्रहण सहकारिता विभाग द्वारा कब किया गया? पहला ऑप्शन है 1970, दूसरा है यहाँ पर 1972, तीसरा है 1982, चौथा है 1980। दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि जड़ी बूटी का संग्रहण सहकारिता विभाग द्वारा कब किया गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 1972 से किया जाता है दोस्तों। सहकारिता विभाग द्वारा जड़ी बूटी विकास योजना है जो दोस्तों, उसके अंतर्गत जड़ी बूटी का संग्रहण 1972 से किया जाता है। अगर ऐसा आ जाएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपके लिए एक एक्स्ट्रा की पॉइंट रखा हुआ है कि औषधीय पदार्थों का संग्रहण, तो ये 1982 से हो जाएगा दोस्तों। अगर ऐसा आ गया जड़ी बूटी का संग्रहण तो 1972, औषधीय पदार्थों का तो 1982। आपको दोनों याद रख लेने हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और 17वां प्रश्न है दोस्तों कि देहरादून में वन अनुसंधानशाला की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1928, दूसरा है 1906, तीसरा है 1991 और चौथा है 1878। तो दोस्तों ये 8 यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया है, 1878। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है
कि देहरादून में वन अनुसंधानशाला की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? सही नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1929 में ही देहरादून में वन अनुसंधानशाला की स्थापना की गई थी दोस्तों। जो कोलागढ़ का क्षेत्र है दोस्तों, FRI के अंदर आता है, जो कोलागढ़ में ही वन अनुसंधानशाला की स्थापना की गई थी दोस्तों, कोलागढ़ में। अगर दोस्तों ऐसा प्रश्न बन गया कि कोलागढ़ में चाय के बागान किसने लगाए, तो दोस्तों जेमिसन नामक व्यक्ति ने ही कोलागढ़ में जो कैलागिर है दोस्तों, उसके नाम से बुक में मिलेगा आपको। तो कैलागिर में चाय के बागान किसने लगाए थे दोस्तों? ये लगाए थे जेमिसन ने। कब लगाए थे दोस्तों? ये लगाए थे 1944 के आसपास ही लगाए थे दोस्तों, यहाँ पर कोलागढ़ में। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रख लेना है चाय के बागान किसने लगाए हैं दोस्तों। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको, प्रश्न बनाऊंगा जब वहाँ पर, तो सारा आपका वहीं पर निचोड़ बता दूंगा कि कौन से बागान किसने कहाँ लगाए थे दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो दोस्तों इस पर थोड़ी अन्य फैक्ट पे देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर 1906 में जो FRI है दोस्तों, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इसे जाना गया 1906 से दोस्तों। अगर 1878 आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन में कि 1878 में क्या हुआ था दोस्तों, तो 1878 में दोस्तों देहरादून में प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो 1878 में वन महाविद्यालय, और इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कब रखा गया दोस्तों? तो ये रखा गया था 1884 में, और 1906 में इसे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना गया दोस्तों। तो ये कब जाना गया दोस्तों? 1906 से ही। और इसने अपनी प्लेटिनम जुबली कब मनाई थी दोस्तों FRI ने? तो ये मनाई थी 2006 में। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों कि प्लेटिनम जुबली कब मनाई थी दोस्तों? ये बनाई थी 2006 में। अगर 1991 आ गया दोस्तों, तो 1991 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। तो जो देहरादून में FRI है दोस्तों, उसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था 1991 में। तो दोस्तों आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं, जितने भी एक्स्ट्रा की पॉइंट बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। दोस्तों अगला देख लेते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1978 में पहली बार जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ वनों का कटान किस स्थान पर बंद करवाया था दोस्तों? तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। पहला है चौचरी व पालड़ी, दूसरा है द्वाराहाट, तीसरा है बागेश्वर, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से सभी। तो दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है कि इसका कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सभी जगह। तो दोस्तों जो चौचरी वो पालड़ी है वो कहाँ कहाँ है? तो चौचरी कहाँ है दोस्तों? तो ये है द्वाराहाट में। और पालड़ी कहाँ है? तो ये है बागेश्वर में। तो दोनों जगह से ढोल नगाड़ों के साथ पहली बार 1978 में उत्तराखंड बंद हुआ था दोस्तों जब, तो यहीं से शुरुआत की गई थी वन कटान के संबंध में दोस्तों। उस टाइम पर चरम सीमा पर था जो वन कटान था। बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है दोस्तों, डूंगी पैंतोली आंदोलन की नेतृत्वकर्ता। तो ये नेतृत्वकर्त्री हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो हिंदी में भी बनता है कर्ता तो पुरुष के लिए बनता है, और महिला के लिए क्या बनता है? कर्त्री। तो हिंदी की में भी आपको याद रख लेना है दोस्तों। कितने फैक्ट आपको यहाँ पर क्लियर करा रहा हूँ दोस्तों। जो कर्त्री है दोस्तों ये हो जाता है दोस्तों स्त्रियों के लिए, क्या हो जाता है? कर्त्री। और कर्ता किसके लिए होता है? पुरुषों के लिए। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन ही स्त्रियों के हैं दोस्तों। तो डूंगी पैंतोली आंदोलन की नेतृत्वकर्त्री कौन थी दोस्तों? तो ये थी, पहला ऑप्शन है गौरा देवी, दूसरा है मथुरा देवी, तीसरा है टिंचरी माई, चौथा है दुर्गा देवी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मथुरा देवी थी दोस्तों। डूंगी पैंतोली आंदोलन जो कि बांज वृक्षों के कटान को रोकने के लिए डूंगी पैंतोली आंदोलन चलाया गया था, उसकी नेतृत्वकर्त्री कौन थी दोस्तों? ये थी मथुरा देवी। अब देख लेते हैं गौरा देवी। तो गौरा देवी कौन थी दोस्तों? जो चिपको आंदोलन की नेतृत्व करता थी। और टिंचरी माई कौन थी दोस्तों? जो शराबबंदी आंदोलन चल रहा था उत्तराखंड में। टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या था? तो दीपा नौटियाल था दोस्तों। और दुर्गा देवी कौन थी? जिन्होंने थकलोड़ी के जंगलों में आग लगा दी थी दोस्तों। तो वन आंदोलन से जुड़ी हुई थी दोस्तों दुर्गा देवी। तो इनका संबंध भी वन आंदोलन से हो जाएगा दोस्तों। 20वां प्रश्न है दोस्तों, जो कि अंतिम प्रश्न भी है। तो देख लेते हैं 20वें प्रश्न को। 21 जून 1998 को हुए झपटो छीनो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों? तो आपको ये बताना है। पहला है अमर सिंह, दूसरा है गोविंद सिंह रावत, तीसरा है अमर सिंह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है कि इसका कौन सा हो जाएगा। तो जो झपटो छीनो आंदोलन था दोस्तों वो कब चलाया गया था? झपटो छीनो आंदोलन 21 जून 1998। तो आपको ये भी याद रख लेना है दोस्तों। मैंने ऐसे ही यहाँ पर प्रश्नों को डिजाइन किया गया है दोस्तों कि आपको प्रश्न से भी उत्तर मिल जाए दोस्तों। तो कब हुआ था झपटो छीनो आंदोलन का उद्भव? तो दोस्तों ये हुआ था 21 जून 1998 को। और एक किससे संबंधित था दोस्तों झपटो छीनो आंदोलन? तो दोस्तों ये था नंदा देवी राष्ट्र पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को सौंपने की मांग के लिए, क्योंकि नंदा देवी पार्क में जो पशुओं को चराने ले जाते दोस्तों वो बंद कर दिया था दोस्तों। यहाँ पर नंदा देवी पार्क बना था जब 1982 में। तो उसके बाद नंदा देवी पार्क पर रोक लगा दी गई थी कि यहाँ पर कोई अपने जंगल में अपने पशुओं को नहीं चराने के लिए भेजेगा दोस्तों। तो यहाँ पर धरना दे दिया था दोस्तों गांव वालों ने। तो इसको झपटो छीनो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों
इंपॉर्टेंट हो जाएगा जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों? ये थे गोविंद सिंह रावत जी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अमर सिंह जी कौन थे। तो दोस्तों कुजनी वन आंदोलन चला था दोस्तों, जो उत्तराखंड में कुजनी वन आंदोलन कब चला था दोस्तों? ये चला था 1903-4 के टाइम पे चला था दोस्तों। और उस टाइम पे जो कुजनी वन आंदोलन का नेतृत्व किया था वो अमर सिंह जी ने किया था। और उस टाइम पे टिहरी नरेश कौन थे दोस्तों? वो थे कीर्ति शाह जी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।